Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your second lecture of physical chemistry. Chapter name is solutions. So in last class we were discussed about mole fraction. So what is mole fraction? We will summarize, we will revise it quickly, and then after we will move further. So mole fraction क्या होता है? In a solution, number of moles of solute A is 2 and number of moles of solvent B is 3. Find mole fraction of A and B. तो कोई एक बीकर लिया गया है, उसमें क्या ले लिया गया है, कुछ एक सल्यूट को डाला गया है, कुछ बी सॉल्वेंट को डाला गया है. ए का सल्यूट कितना है 2 मोल और बी का जो सॉल्वेंट है उसका कितना मोल लिए हैं 3 मोल. यानी कि इस सॉल्यूशन को तैयार किया गया. अब इसका मोल फ्रैक्शन अगर आप कोई पूछ ले कि ए का मोल फ्रैक्शन कितना है तो कैसे बोलेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स. ठीक है ना. टोटल मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी का जो समेशन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स हो जाएगा. तो नंबर ऑफ मोल्स ए कितना था 2. इस बीकर में हमने ए के कितने मोल लिए हैं 2 और बी के कितने मोल लिए हैं 3. तो ऊपर 2 आएगा नंबर ऑफ मोल्स ए का और नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी दोनों आएगा. ठीक है. इस तरीके से मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं. 2/5 हो गया. बी का भी ऐसे निकाल लेंगे. बी का मोल कितना था 3, नीचे टोटल मोल्स कितने थे 2 + 3 5. ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे और हम ये भी देख चुके थे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1. मतलब सारे जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, जितने भी पार्टिकल्स होंगे, उस सबों के मोल फ्रैक्शन का जब सम करेंगे तो वो कितना आएगा, ऑलवेज 1 आएगा. ओके. फिर उसके बाद हम लोगों ने मोलैरिटी के बारे में थोड़ा सा देख लिया था. पार्ट्स पर मिलियन में क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन में ये देखिए, ये है पार्ट्स पर मिलियन. नंबर ऑफ पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶. परसेंट का क्या मतलब होता है, हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और पार्ट पर मिलियन में हम लोग 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे. ये ध्यान रहे बस. ओके. चलिए फिर हम लोग मोलैरिटी पे आ गए थे. मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ओके. तो मोलैरिटी को सिंबल m से डिनोट करते हैं और इज इक्वल टू मोल्स को n से और वॉल्यूम इन लीटर को इस तरीके से हम लोग लिखते हैं. तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. अब एक क्वेश्चन भी हमने इस तरीके से दिया था, फाइंड मोलैरिटी. 80 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन. 250 ml का सोल्यूशन मेरे पास है जिसमें 80 ग्राम क्या है, NaOH है. मोलैरिटी निकालनी है. तो मोलैरिटी कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, यहाँ तो मास दिया हुआ है तो मास अपॉन मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है. तो देखिए ऊपर लिखा 80, नीचे यहाँ लिखा 40 होता है इसका मोलर मास NaOH का. सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास निकालेंगे तो 23 सोडियम का, 16 ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का 1, कितना आएगा 40. तो 80 मास डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा. तो मोलैरिटी के फॉर्मूले में मोल की जगह हमने क्या रख दिया, वेट बाय मोलर मास. फिर अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर चाहिए था लेकिन मेरे पास क्या दिया है 250 ml. यानी कि 250 ml को अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें तो हमारा लीटर में बदल जाएगा. देखिए यहाँ 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, उसके बाद काट पीट के ये क्या आ गया आपका 2/1 इंटू 4/1 इज इक्वल टू 8 मोलर हमारा आंसर आ गया. कैलकुलेट करके आप लोग देख लीजिएगा. फिर दूसरा ऐसे ही क्वेश्चन क्या था, 49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन. तो 49 ग्राम जो है H2SO4 जो सल्यूट है वो कहाँ पे लिया गया है, 250 ml के सोल्यूशन में. ये सेंटीमीटर क्यूब नहीं कुछ, बस क्या है ये आपका ml ही है. मिलीलीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं. डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, लीटर. सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, ml. और मीटर क्यूब का क्या मतलब होता है 1000 लीटर. ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से पता होगी. तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अब यहाँ पे मास कितना दिया है 49 अपॉन मोलर मास कितना दिया है. अब H2SO4 का मोलर मास निकालेंगे तो 98 आएगा. तो 49 डिवाइडेड बाई 98, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे. ठीक है ना, मोल्स आ जाएंगे सल्यूट के कि सल्फ्यूरिक एसिड का हमने कितना मोल लिया है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. 250 ml में था, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये लीटर में बदल जाएगा और कैंसिलेशन करके हमारा 1/2 इंटू 4/1 आएगा. आंसर टोटल 2m यानी 2 मोलर
ये m लिखने का मतलब क्या है, मोल पर लीटर इसकी यूनिट होती है, इसको मोलर पढ़ा जाता है, ठीक है ना। मोलैरिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर, या उसको सिंपली हम क्या बोल देते हैं, मोलर। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि ये आपका इंपॉर्टेंट जो है यूज होना है इसमें, इसको ध्यान से देख लीजिए। इन केस ऑफ डाइल्यूशन, जैसे हम किसी बीकर में पानी लिए और कुछ सल्यूट लिए, जैसे चीनी लिए, है ना, उसको थोड़ा बड़े बीकर या छोटे बीकर में अगर हम डालते हैं उस पानी को, या बड़े में समझिए डालते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास मग था, उससे हम कहाँ डाल रहे हैं, टब में डाल रहे हैं, तो मग से टब में डाल रहे हैं। अब मग में जब था कुछ सोल्यूशन हमारा, तो उसकी कुछ मोलैरिटी थी m1, तो मग का कुछ वॉल्यूम भी रहा होगा v1, ठीक है ना। जब इसको हमने कहाँ डाला, टब में डाल दिया, ठीक है, फिर उस पर और पानी डालें और पानी डालें और पानी डालें, तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है, तो मोलैरिटी अब चेंज हो जाएगी जब हम नए बीकर में लेंगे, तो क्योंकि पानी हमने मिलाया है। डाइल्यूशन मतलब सॉल्यूट को ना बढ़ा करके हम लोग किसको बढ़ाते हैं, सॉल्वेंट को बढ़ा रहे हैं, यानी कि पानी डालते जा रहा है। अब हमने इसका वॉल्यूम भी बड़ा कर दिया तो मोलैरिटी चेंज हो गई, वॉल्यूम बड़ा किया तो v1 से v2 पे गया ये वॉल्यूम, और m1 से m2 इसकी मोलैरिटी हो गई, मतलब मोलैरिटी कुछ चेंज हो गई होगी डाइल्यूशन के केस में, और कुछ कम हो गया होगा उसका मोलर, ठीक है ना, मोलैरिटी कुछ कम हो गई होगी। चलिए, तो ये हमारी बात क्या हुई कि देखिए मोल्स इसमें भी उतने ही रहेंगे, मोल्स इसमें भी उतने ही रहेंगे। फ़र्क क्या हुआ इन दोनों में कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो था, तो वॉल्यूम की मात्रा कम थी यहाँ पे, इसलिए हमारी मोलैरिटी क्या आ रही थी, थोड़ी ज़्यादा आ रही थी। और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी भी सेम है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अब क्या हो गया, इस बीकर का ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब सिंपली ये है कि यहाँ पे अगर n मोल्स था तो यहाँ पे भी n मोल्स ही है, सॉल्यूट का मात्रा नहीं बदले हम, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि जो मोलैरिटी होती है वो मोल अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूट का मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स का अगर यहाँ से फार्मूला देखें तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर ये आना चाहिए, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे मोल तो सेम रहे होंगे, यानी कि n मोल अगर यहाँ रहा होगा तो ये हमारे पास मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम का m1 v1 रिलेशन आ रहा है, यहाँ पे भी n उतना ही है, मोल तो हमने बदला नहीं सॉल्यूट का, तो यहाँ पे क्या है, मोलैरिटी m2 है और वॉल्यूम v2 है, यानी कि n के दोनों बराबर हैं, n इज इक्वल टू m1 v1 भी है और n इज इक्वल टू m2 v2 भी है, ठीक है ना। देखिए मोलैरिटी यहाँ पे घटी है तो वॉल्यूम बढ़ा है, यहाँ पे पहले मोलैरिटी ज़्यादा थी तो वॉल्यूम कम था। बात समझ में आ रहा है। अब क्या चीज़ कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों में कांस्टेंट है, तो इक्वेट कर सकते हैं ना इन दोनों को, ठीक है ना, क्योंकि दोनों क्या है, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है। नंबर ऑफ मोल्स इस बीकर में m1 v1 है और नंबर ऑफ मोल्स उतने ही मोल्स का इस बीकर में m2 v2 है, तो दोनों को इक्वेट करने पे हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ये हमेशा हम लोग को एज इट इज़ डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए। अब जिसको मोल्स अच्छे से आता होगा वो मेरी बात को एकदम क्लियरली अंडरस्टैंड कर पा रहा होगा। वी नो इन केस ऑफ डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट। एक बीकर से हमने दूसरे बीकर में जब डाला है, वॉल्यूम बढ़ाया है, तो मतलब पानी ऐड किया है, हमने सॉल्यूट की मात्रा नहीं चेंज की थी, इसलिए डाइल्यूशन के केस में क्या होता है, मोल कांस्टेंट रहेंगे, जितने मोल पहले बीकर में थे उतने ही मोल दूसरे बीकर में थे। तो n इज इक्वल टू m1 v1 वही चीज़ सेम यहाँ पे लिख दिया मैंने, n इज इक्वल टू m2 v2, और यहाँ से जब n के दोनों बराबर हैं तो दोनों आपस में भी बराबर होंगे, ठीक है ना। एक्सियम्स हम लोग पढ़े हुए हैं मैथमेटिक्स में, तो इतनी समझ होगी। चलिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 0.2 मोलर से तुरंत क्या समझ में आना चाहिए कि 0.2 मोल सॉल्यूट होगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 1 लीटर होगा, ठीक है ना, इस रिलेशन से। लेकिन हमने ऐसा सॉल्यूशन बनाया कि 1 लीटर में 0.2 मोल किसके थे, सॉल्यूट के, लेकिन उस सॉल्यूशन का 1 लीटर मैंने नहीं लिया है, 100 ml लिया है। बात समझ में आ रही है। तो 0.2 मोलर 100 ml HNO3 सॉल्यूशन, मतलब हमने बनाया क्या था, 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाया था जिसमें 0.2 मोल किसके थे, HNO3 के थे, लेकिन उस सॉल्यूशन का मैंने कितना पार्ट बस लिया है, 100 ml ही निकाल के अपने पास लिया है, ठीक है ना। तो 0.2 मोलर 100 ml HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड का जो सॉल्यूशन है, इज डाइल्यूटेड विद 100 ml वाटर फाइंड न्यू मोलैरिटी। मतलब क्या किया हमने कि पहले तो 0.2 मोल 1 लीटर में क्या लिया था हमने, पानी के साथ
यानी कि मोलैरिटी 0.2 थी, लेकिन उसका हमने क्या किया, अलग से 100 ml बस निकाल लिया, ठीक है ना। HNO3 का सोल्यूशन था पानी के साथ, ठीक। अब उसमें हमने क्या किया, 100 ml और पानी डाल दिया। 100 ml तो हमारे पास था ही, 0.2 मोलर जो सोल्यूशन है, उसमें 100 ml और डाल दिया पानी। तो डाइल्यूशन कर रहा है ना, यहाँ पे सॉल्वेंट पानी है, पानी का एडिशन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, डाइल्यूशन हो रहा है। फाइंड न्यू मोलैरिटी, अब नया मोलैरिटी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि पहले M1 रहा होगा इसका कुछ मोलैरिटी, और V1 इसका वॉल्यूम कुछ रहा होगा। तो क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी भी दी हुई है यहाँ पे, और वॉल्यूम भी दिया हुआ है बीकर का। अब जब इसमें हम 100 ml पानी डाल देंगे तो कुछ इसका पानी का लेवल अप हो जाएगा, है ना, लेकिन डाइल्यूशन बदलने से मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो M2 क्या है वही निकालना हमें पता नहीं है, और V2 क्या है, V2 कितना हो जाएगा भाई, 100 ml पहले था, ये 100 ml और ऐड किया है, तो मतलब कितना हो गया टोटल, जो ये सोल्यूशन है 200 ml। तो V2 कितना आ गया है, 200 ml। अब हमारे पास फार्मूला है M1 V1 इक्वल टू M2 V2। M1 कितना था, 0.2 मोलर, V1 कितना था, 100 ml इज इक्वल टू M2 क्या है निकालना है, और V2 क्या है, 200 ml। ओके, उसके बाद जब हम अपना मैथमेटिक्स इस पर अप्लाई करेंगे तो M2 कितना आ जाएगा मेरा, 0.1 मोलर। यानी कि 100 ml पानी जब डाल देंगे तो ये 0.2 मोलर से कितना बन जाएगा, क्या बन जाएगी इसकी मोलरिटी, 0.1 मोलर हो जाएगी। मोलर का मतलब मैंने पहले भी बताया है, मोल्स पर लीटर होता है। अभी तक हम क्या केस देख रहे थे कि डाइल्यूट कर रहे हैं। अब इसमें क्या है ना कि मिक्सचर के हम देखेंगे कॉन्सेप्ट्स कैसे होते हैं। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर्स, इसका फॉर्मूला अभी हम पहले बता दे रहे हैं कि मोलरिटी जो होता है M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब यहाँ पे तो फार्मूला देख करके बहुत बड़ी बात लगेगी, लेकिन ये बहुत आसान है, बहुत ईजी है। जो 11th अच्छे से बच्चे पढ़े हैं उनके लिए बहुत ईजी है। देखिए हमारे पास 2 बीकर हैं, है ना, दोनों में कुछ हमने सोल्यूशन लिया है। इसका M1 V1 है, इसका M2 V2। देखिए पहले के केस में क्या था कि एक से दूसरे में हम जा रहे थे, यानी कि कुछ पानी ऐड करके हम दूसरे बीकर में रख दे रहे थे। इसमें क्या है ना कि 2 अलग अलग बीकर लिया है, इन दोनों का पानी एक, मतलब जैसे ये भी मग है और ये भी एक मग है, दोनों में हमने सोल्यूशन तैयार किया, इन दोनों को टब में हमने निकाल लिया। पहले वाले केस में क्या हो रहा था कि इसी को हम टब में डाल करके और पानी डाल रहे थे। इसमें क्या है कि दोनों सोल्यूशन बना करके दोनों को मिक्स कर दिया है, इसी को क्या बोलते हैं, मिक्सचर वाले कॉन्सेप्ट्स। तो मोलैरिटी इस केस में कैसे निकलती है, हमको मोलैरिटी किसकी निकालनी होगी, बेसिकली इसकी दिया होगा, इसका दिया होगा, इसका निकालना होगा, या इसका दिया होगा, इसका निकालना होगा। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे तो अभी हम लोग समझेंगे। चलिए, मोलैरिटी इसकी M1 है, वॉल्यूम V1 है, इसकी मोलैरिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है। इसकी मोलैरिटी क्या है, M है, ना ये है ना ये है, इसकी मोलैरिटी चेंज हो गई, कुछ नया मोलैरिटी आएगा। अच्छा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका और इसका सम होगा, दोनों को मिला करके ही तो उसका वॉल्यूम होगा। ये तो हमारे पास हिंट है, ठीक है, ये मेरे पास कॉन्सेप्ट है कि इसका कुछ मोलैरिटी था, वॉल्यूम था, इसका भी कुछ मोलैरिटी था, वॉल्यूम था। जरूरी नहीं कि दोनों बराबर हो, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, वॉल्यूम भी अलग हो सकता है, मोलैरिटी भी अलग हो सकता है, इससे हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अच्छा अब क्या हो रहा है, इन दोनों के पास जो मोल रहे होंगे, जब इसको मिला दिया गया तो उसमें टोटल N1 प्लस N2 मोल ही होंगे। इन दोनों के जितने मोल होंगे, इन दोनों को मिलाने, यहाँ मिक्स करने के बाद इस बीकर में कितना मोल आया होगा, N1 प्लस N2, सल्यूट का N1 प्लस N2 मोल ही इसमें आया होगा। ओके, ये हम जानते हैं। तो N1 प्लस N2 यानी ये इस बीकर के जितने मोल्स सल्यूट थे और इस बीकर में जितने मोल्स ऑफ सल्यूट थे, इन दोनों का समीशन कितना आएगा, N मोल्स। वहाँ यहाँ पे रिलेशन लिखा हुआ है, लेकिन ये N1 किसके बराबर है, हम जानते हैं मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, अब क्या चल जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल को हम क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो M1 V1 इस मोल के बराबर है। अच्छा, और इस मोल के बराबर क्या है, M2 V2 है, ठीक है ना, यानी कि N1 और N2 की जगह हम M1 V1 प्लस M2 V2 लिख सकते हैं। अच्छा, इज इक्वल टू N किसके बराबर है, N जो फाइनल मोल है वो किसके बराबर है, इस वाले बीकर के मोलैरिटी और वॉल्यूम के बराबर है। तो इसकी मोलैरिटी तो M है, यहाँ लिख दिया, लेकिन वॉल्यूम क्या है इसका, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, V1 प्लस V2। ओके, उसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, हमने मोल से ही निकाला है। मिक्सचर वाले कॉन्सेप्ट को भी अगर इसको आप समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आगे कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू v1 प्लस v2। ये कहाँ से आया है, दोनों के मोल को हमने ऐड करके इससे इक्वेट किया है और मोल की जगह हमने ये वाला रिलेशन मोल के साथ लिख दिया है, मोल को रिप्लेस कर दिया है और हमारे पास क्या आ गया, फाइनल ये रिलेशन आ गया। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, ये वॉल्यूम v1 प्लस v2 कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, m1 और m2, m1v1 और m2v2 का जो समेशन है उसके नीचे चला जाएगा v1 प्लस v2। तो फिर फाइनली क्या आ जाएगा, मोलैरिटी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 और अपॉन में क्या लिख देंगे, v1 प्लस v2। यही फार्मूला हमने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया था। अगर ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो इतना याद होना चाहिए, ठीक है, मोलैरिटी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये हर हाल में आप लोगों को याद होना चाहिए और इतने अच्छे से सिंपली एकदम समझाया हूँ, आप लोगों को हर हाल में थोड़ा सा मेहनत करके ये चीज़ें समझनी चाहिए, क्योंकि कब तक आप भागेंगे। अगर 11th नहीं भी पढ़े हैं सही से तो इस चीज़ से आप बच नहीं सकते, आपको इसका सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल अच्छे क्वेश्चन आ गए तो आपसे बनेंगे नहीं अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर नहीं है तो। ओके अब आ जाइए, इफ 0.2 मोलर 100 ml HCl solution is mixed with 0.1 molar 300 ml solution of 300 ml HCl solution, find molarity of mixture। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक बीकर लिया था, उसकी मोलैरिटी कितनी थी 0.2 मोलर, उसका वॉल्यूम कितना था 100 ml। अच्छा, ये HCl का सोल्यूशन था, इसको मिक्स किया गया दूसरे एक बीकर में, हमने क्या लिया था 0.1 मोलर, हमने क्या लिया था HCl का सोल्यूशन लिया था, कितना ml 300 ml, यानी पहले बीकर में 100 ml है, दूसरे बीकर में क्या है 300 ml है, लेकिन पहले वाले बीकर में क्या है 0.2 मोलर उसकी मोलैरिटी है और दूसरे वाले बीकर में क्या है 0.1 मोलैरिटी है, ठीक है ना। अब इन दोनों को हमने दूसरे एक नए मतलब कंटेनर में मिक्स करके डाल दिया। ओके, अब नए कंटेनर में डाला तो नए कंटेनर की मोलैरिटी कैसे निकलेगी, m इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये m क्या है, मोलैरिटी ऑफ न्यू बीकर, ठीक है ना। m1v1 क्या है, तो m1 मोलैरिटी ऑफ जो पहला वाला हमने सोल्यूशन बनाया था उसका ये मोलैरिटी है और ये वॉल्यूम है। जो दूसरा वाला सोल्यूशन है यानी कि ये वाला 0.1 मोलर और 300 ml, ये m2v2 है। m1 क्या है 0.2, m2 क्या है 100, v1 क्या है m2 क्या सॉरी m1 क्या है 0.2, v1 क्या है 100 ml। अच्छा, m2 क्या है 0.1 और v2 क्या है 300 ml। बात समझ में आया। अच्छा, v1 प्लस v2 आप लोग समझ ही रहे होंगे, v1 क्या है यहाँ पे 100 ml है और v2 क्या है 300, डिनोमिनेटर में रख दिया हमने, फार्मूले में पुट किया, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बाकी आप लोग कैलकुलेट कर देंगे, मोलैरिटी कितनी हो जाएगी 8 मोलर, किसका नया मोलैरिटी जो हमने न्यू कंटेनर में जो सोल्यूशन दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर लिया है उसकी मोलैरिटी कितनी आ गई 8 मोलर आ गई। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उसी पे मोलैरिटी का है, इसको भी 11th में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे बस मैं फार्मूला वाइज एक क्वेश्चन करा दूंगा जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। अभी तक हम जो भी देख रहे थे तो सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, है ना, और उसका वॉल्यूम ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है हम नीचे डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट को रखेंगे, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट नीचे रहेगा और मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रहेगा। मोलैरिटी कैपिटल M से डिनोट करते हैं, मोलैरिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा सा। देखिए, फाइंड मोलैरिटी ऑफ, ठीक है, 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 100 ग्राम सोल्यूशन। 100 ग्राम के सोल्यूशन में हमने 20 ग्राम क्या लिया है NaOH। अब यहाँ पे मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। लेकिन यहाँ पे तो मास ऑफ सॉल्वेंट दिया ही नहीं है, मास ऑफ सोल्यूशन दिया है, ठीक है। तो कैसे मास ऑफ सॉल्वेंट निकलेगा, अरे भाई सॉल्यूट ये दिया है, सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके ही तो 100 ग्राम आया होगा, यानी सॉल्यूट की मास को अगर सॉल्यूशन में से माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन का मास। तो अब अगर हमारे पास सॉल्यूट का मास है और सॉल्यूशन का मास है तो सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर देंगे तो किसका मास आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। यही हमारे लिए हिंट था, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास 20 ग्राम क्या है NaOH है तो सॉल्वेंट कितना होना चाहिए, 80 ग्राम होना चाहिए, तभी तो दोनों मिलाकर के क्या बनेगा 100 ग्राम का सॉल्यूशन तैयार होगा। ओके, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन kg।
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा? मोल्स का फार्मूला क्या होता है? देखिए मोल्स का तीनों फार्मूला एक बार मैं और बता दे रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट मतलब गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। दूसरा फार्मूला क्या होता है? गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तीसरा फार्मूला क्या होता है? गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो इन दोनों का अभी कंसर्न नहीं है, हमारे पास कंसर्न किसका है? इसका है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ओके, या वेट ऑफ सॉल्वेंट, जिसका भी मतलब हमको जिस पार्टिकल का जिसका भी निकालना है उसके वेट को उसके मोलर वेट से मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास मोल आ जाता है। तो 20 तो गिवन मास है, मोलर ऑफ मास ऑफ NaOH कितना होगा? Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, यानी कि 40। तो मास 20 ग्राम अपॉन मोलर मास 40, तो 1/2 यहाँ से आया। अच्छा, अपॉन में क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg लेना है, लेकिन हमारे पास क्या है? ग्राम में यहाँ निकला ना 80 ग्राम, तो 80 डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे तो हमारे पास kg में आ जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन आप लोग का है 1/2 अपॉन 8/100 ऐसा कुछ आएगा, 25/4 आएगा, मतलब 6.25 क्या आ जाएगा? मोल पर kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 6.25 मोल्स प्रेजेंट है सोल्यूट के 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, जिसका मोलैलिटी कितना है? 6.25 है ना, मोल पर kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मोलैलिटी यहाँ निकाला। देखिए यहाँ पे क्या था? सॉल्वेंट लिया है नीचे और ऊपर क्या लिया है? सोल्यूट लिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, और यहाँ पे जो 6.25 निकला है उसकी यूनिट भी यही होगी, मोल पर kg। गॉट इट? या इसको हम 6.25 स्मॉल m से मोलल, जिसको मोलल बोला जाता है, डिनोट कर देते हैं, हो जाता है। अब यहाँ से हमारा 11th का पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अभी इस वीडियो में हम लोगों को सॉल्यूशन के बारे में स्टार्ट करना है। चलिए, अब हमारे पास क्या है? देखिए, सोल्यूशन के जब बारे में हम बात किए थे स्टार्टिंग में ही, आप लोगों से बताए थे कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है? सोल्यूशन होता है। और हम लोग इस चैप्टर में किसकी बात करेंगे? होमोजीनियस सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सारी छोटी छोटी डिस्कशन हम स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। वी हैव टू स्टडी ओनली अबाउट ट्रू सोल्यूशंस। सोल्यूट क्या होता है? जो लेस अमाउंट ऑफ मोल में होगा, मतलब इसे दो चीज़ों को मिला करके सोल्यूट और सॉल्वेंट को सोल्यूशन बनाया, तो जो लेस होगा वो सोल्यूट बन जाएगा और जो ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें होमोजीनियस क्या होता है? यूनिफॉर्म मिक्स्ड होता है, मतलब यूनिफॉर्मली वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इससे मतलब उसको हम दो चीज़ों को मिला करके सोल्यूशन तैयार किए तो आसानी से उसको फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हेट्रोजीनियस क्या होता है? वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, मतलब हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड या स्प्रेड नहीं रहता है। जैसे हमने बताया था कि हल्दीराम की नमकीन लाइएगा, उसमें देखेंगे कुछ आलू भुजिया होगी, कुछ मूंगफली के दाने होंगे, कुछ छोटे छोटे पापड़ टाइप के होंगे, कुछ उसमें नमक होगा, है ना, काजू होंगे थोड़े बहुत। तो ये सारी चीज़ें मिल करके बनी होती है, क्या बना होता है? हमारा हल्दीराम का नमकीन। अब उसमें क्या है कि हम बादाम को अलग कर सकते हैं, उसमें से काजू को अलग कर सकते हैं, मूंगफली के दाने को अलग कर सकते हैं, यानी कि आसानी से फिजिकल मेथड से हम क्या कर दे रहे हैं? उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? वो हमारा हेट्रोजीनियस हो जाएगा। होमोजीनियस कैसा होता है? जैसे नमक को हमने पानी में डाल दिया या शुगर को पानी में डाल दिया, है ना, तो वो सब क्या हो जाते हैं? पूरा यूनिफॉर्मली मिक्सड हो जाते हैं। ठीक है ना, उसको सिंपली हम अपने हाथ से निकालना चाहें तो नमक ऐसे पानी में घुलने के बाद थोड़ी ना निकलेगा, इसलिए वो क्या हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस हो गया सोल्यूशन। फिर उसके बारे में हमने बात की थी कि क्या क्या पढ़ना है इसमें, टॉपिक टू बी कवर्ड। कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ना था जिसको हमने पढ़ा दिया है। ओके, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स को छोड़ करके, जैसे नॉर्मेलिटी हो गया, फॉर्मेलिटी हो गया, ये सब अभी हमने नहीं पढ़ाया है। ठीक है, उसको अब हम लोग 12th में कवर करेंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? 11th के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे कि क्या क्या यूज होना है इसमें। वो 11th का मत समझिए, वो इसी से रिलेटेड है 100%। देखिए कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, ये हो गया, थोड़ा सा बचा है, आगे अभी हम लोग उसको देखेंगे।
वेपर प्रेशर देखना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम लोग को पढ़नी है। पहला क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के रिलेटिव लोअरिंग हम लोग का क्या है, पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग को इस चैप्टर में पढ़नी है। फिर उसके बाद 1/2 फैक्टर पढ़ेंगे। ओके, चलिए, कंसंट्रेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अब इस लाइन का आप लोगों को अच्छे से मतलब समझ में आ रहा होगा। वी विल कैटेगराइज कंसंट्रेशन इन 2 वेज। कैसे कैसे कैटेगराइज किया था, टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ये बस एक तरीके से हम समरी दे रहे हैं, उसी से रिलेटेड यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं। मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ, दोबारा इस पर नहीं जाना है, ठीक है। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पढ़ा चुका हूँ, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट था। जहाँ पे भी वॉल्यूम दिख जाए वो क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। वेट बाई वेट पढ़ा चुके हैं, मोलैरिटी हो गया, ठीक है, मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलैलिटी हो गया, फिर उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन हो गया। क्या बच गया, नॉर्मेलिटी बच गया, फॉर्मेलिटी बच गया। इसको उतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि पार्ट्स पर मिलियन क्या है, पार्ट्स पर बिलियन क्या है, ठीक है ना। जब मैंने आपको बताया तो उससे आप लोग आइडिया लगा लिए होंगे, इतना ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। जैसे परसेंट होता है वैसे ही पार्ट्स पर मिलियन होता है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे मैं आप लोगों को समझा दूंगा फिर से। आइए अब देखते हैं। एक मोलैरिटी हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं आप लोगों की। हाँ, यहाँ पे स्ट्रेंथ देख लीजिए। मोलैरिटी तो अभी मैंने करा ही दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, 11th वाले कॉन्सेप्ट में करा दिया। देखिए ये 12th के भी नोट्स में एज इट इज़ है। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। एक चीज़ होती है स्ट्रेंथ, ठीक ना। स्ट्रेंथ में क्या हम लोग मेज़र करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। देखिए मोल्स ऊपर लीजिए, नीचे वॉल्यूम ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, मोलैरिटी बन जाएगा। ऊपर मास लीजिए, नीचे वॉल्यूम ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, स्ट्रेंथ बन जाएगा। मतलब मास पर लीटर क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है। मोल पर लीटर क्या होता है, मोलैरिटी होता है। तो स्ट्रेंथ का क्या फार्मूला है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वी नो मोलैरिटी क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। क्यों आया ये वेट अपॉन मोलर मास, क्योंकि वो वेट अपॉन मोलर मास क्या होता है, मोल्स होते हैं। तो मोल पर लीटर क्या होता है, मोलैरिटी होता है। तो मोल की जगह हमने क्या रख दिया, वेट अपॉन मोलर मास, और नीचे वॉल्यूम इन लीटर तो रहेगा ही रहेगा। तो ये मोलैरिटी का एक फार्मूले का एक्सटेंशन है ये, ठीक है ना। मोलैरिटी क्या होती है जनरली, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर मोलैरिटी होती है। लेकिन मोल्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, मास अपॉन मोलर मास में, ठीक है। अभी हमने देखा है कि वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है। अगर वेट अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है तो इस टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ लिख सकते हैं, अपॉन मोलर मास एज इट इज रख देंगे। यानी मोलैरिटी और स्ट्रेंथ का क्या रिलेशन है, तो मोलैरिटी और स्ट्रेंथ क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास, या स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास। ये किस चीज़ के लिए होता है, सोल्यूशन के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नॉर्मेलिटी की। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप लोग जरा सा ध्यान देंगे, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा ज़रूर थोड़ा सा रुक करके इस पर कोशिश करेंगे समझने की। और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी तो आगे धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आएंगी। थोड़ा सा मेहनत तभी कर लेने से हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आगे। चलिए, नॉर्मेलिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एन से। जैसे मोलैरिटी को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, एम से। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर होता है। उसी तरीके से नॉर्मेलिटी का भी कुछ यूज है। देखिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस या ग्राम इक्विवेलेंस, ठीक है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूट का इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, सोल्यूट का हम मोल निकालना जानते हैं, मोलर मास निकालना जानते हैं, ठीक है ना। ये इक्विवेलेंट क्या आ गया, तो उसी को समझना है नॉर्मेलिटी में। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो इक्विवेलेंट कैसे निकलता है,
इसको हम लोग समझेंगे। इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, EQ बाई VL, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को EQ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को VL, ठीक है, इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये कैसे आ गया, इक्विवेलेंट जो होता है वो वेट अपॉन क्या है, इक्विवेलेंट मास के बराबर होता है। जैसे ये चीज़ अगर समझना हो तो हम मोल से रिलेट कर सकते हैं, मोल इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, मास अपॉन मोलर मास। उसी तरीके से इक्विवेलेंट क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास नया टर्म आ गया, ये क्या चीज़ है, तो इक्विवेलेंट हमने देख लिया, इक्विवेलेंट अलग चीज़ है और EM, EQM लिखें या EM लिखें बात बराबर है। तो EQM जो है वो अलग चीज़ है। जैसे इक्विवेलेंट को हम समझ सकते हैं मोल से रिलेट करके, और इक्विवेलेंट मास को हम रिलेट कर सकते हैं मोलर मास से रिलेट करके, ठीक है। इक्विवेलेंट मतलब आप एक तरीके से मोल से रिलेट करिए इसको, इक्विवेलेंट मास को आप मोलर मास से रिलेट करिए, बात समझ आई। और नॉर्मेलिटी को किससे रिलेट करिए, मोलैरिटी से। तो इस तरीके से आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो नंबर नॉर्मेलिटी क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट ऐसे निकलेगा, गिवन वेट अपॉन क्या है, इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। और फिर मैंने बताया कि जो इक्विवेलेंट होता है, जो मोल से रिलेटेड रहता है, वो वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास से आता है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इसको भी समझिए। इक्विवेलेंट मास कुछ नहीं है, जैसे किसी भी कंपाउंड का कुछ मोलर मास होता होगा, जैसे मान लीजिए H2SO4 है तो उसका 98 है मोलर मास, उसके n फैक्टर से हम जब डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास हमको मिल जाएगा। इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट अलग अलग चीज़ है, इस चीज़ को बहुत फोकस करिए आप लोग, ठीक है ना। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास, किसी भी कंपाउंड का मोलर मास उसको उसके n फैक्टर से डिवाइड करने पे इक्विवेलेंट मास आ जाता है। जैसे H2SO4 का इक्विवेलेंट मास अगर हमसे पूछे कितना होगा, तो उसका मोलर मास होता है 98 और उसका n फैक्टर होता है 2, यानी कि 98 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 49, उसका क्या आएगा, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, किसका, H2SO4 का। अच्छा, n फैक्टर कैसे 2 आया, हमने बताया था कि एसिड केस में जितना H+ कोई एसिड डोनेट कर सकता है वो उसका n फैक्टर होता है। बेस के केस में जितना OH- डोनेट कर सकता है वो उसका n फैक्टर होता है। और साल्ट के केस में टोटल पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हम लोग लेते हैं, वो उसका n फैक्टर होता है। तो हम जानते हैं H2SO4 क्या है, एसिड है, कितना H+ डोनेट करता है, 2 H+ डोनेट करता है, इसलिए मोलर मास अपॉन n फैक्टर की जगह हमने क्या रख दिया, 2, इक्विवेलेंट मास निकल गया। अब इक्विवेलेंट मास निकल गया तो हम लोग इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, है ना। अब इक्विवेलेंट मास यहाँ से हमने क्या निकाला था, सल्फ्यूरिक एसिड का 49। तो अगर मान लिया हमारे पास 50 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको डिवाइड कर देंगे 49 उसके इक्विवेलेंट मास से, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएंगे हमारे पास। इतनी बात समझ में आई। देखिए हमने यहाँ पे सिमिलरिटीज़ के तौर पे लिख दिया है, जो इक्विवेलेंट है वो किससे सिमिलर है, मोल से। जो इक्विवेलेंट मास है वो किससे सिमिलर रखता है, मोलर मास से। और जो नॉर्मेलिटी है वो किससे सिमिलरिटी रखती है, मोलैरिटी से। जब तक इस चीज़ को आप कनेक्ट नहीं करेंगे, इस चीज़ों को समझने में बहुत दिक्कत आएगी। बार बार देखिए भले ही, लेकिन इस चीज़ को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपका मोल कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो आपको इस चीज़ को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती होगी। मोलैरिटी अगर अच्छे से समझ में आई होगी तो ठीक है। अच्छा, n फैक्टर कैलकुलेशन मैं बता भी दे रहा हूँ कि n फैक्टर जो यहाँ पे रखा है मैंने इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ। इस केस किसका है, केस फर्स्ट एसिड का लेते हैं। तो नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाय एन एसिड इन एक्वस सोल्यूशन, वही उसका क्या हो जाता है, H+। एक्वस सोल्यूशन मतलब पानी में डालने के बाद कितने H+ आयन दे रहा है कोई एसिड, वही उसका n फैक्टर है। HCl लिया, पानी में डाला तो H+ और Cl- देगा, यानी कि इसके एक H+ दिया, n फैक्टर कितना हो गया, 1। H2SO4 ले लिया, पानी में डाला तो 2H+ प्लस SO4 2-, यानी कि 2 H+ दिया, यानी n फैक्टर ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अच्छा, n फैक्टर कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ये भी जान लीजिए कि H2SO4 जो है हमेशा जो है इसका n फैक्टर 2 हो, ये ज़रूरी नहीं, ठीक है ना। अभी तो आप ये मान के चलेंगे कि कंप्लीट डिसोसिएट हो जा रहा है ये। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वीक एसिड है तो वो पूरी तरीके से क्या नहीं होता है, डिसॉल्व नहीं हो पाता है, मतलब डिसोसिएट नहीं हो पाता है, ठीक है। वो तो कॉन्सेप्ट अलग का है। जैसे मान लीजिए H2SO4 है, इसको हमने पानी में डाला तो ये सिर्फ एक H+ ही टूटा, दूसरा H+ टूटा ही नहीं, यानी HSO4- बना और H+ बना।
उस केस में इसकी क्या हो जाएगी, एन फैक्टर 1 होगा। अगर दोनों H प्लस दे दिया तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2। ठीक है, इसका कंसर्न नहीं है, इसमें आप टेंशन मत लीजिए, बस ये एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता रहा है। जनरली जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो एन फैक्टर आप 2 ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जितने H प्लस दिख रहा है उतना ले लीजिएगा। अच्छा, एन फैक्टर कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इन अ रिएक्शन हाउ मैनी H प्लस डिसोसिएटेड क्या है ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड इट्स एन फैक्टर। वही बताया कितना H प्लस टूट रहा है उसमें से। जैसे H2SO4 दो तरह से टूट सकता है, एक तो बस वो एक H प्लस दे और इस फॉर्म में रह जाए, यानी कि यहाँ पे इस वाले केस में H2SO4 का कितना एन फैक्टर, 1। लेकिन इस वाले केस में देखिए, इसमें भी CH3COOH एसिटिक एसिड का हमने पानी में डाला तो एक ही H प्लस में टूटा, यानी कि एक H प्लस इसमें निकला, इसका भी एन फैक्टर कितना होगा, 1। अभी कुछ इसमें देखिए क्या होता है। अब हमने ले लिया केस 2, बेस के केस में क्या होगा नंबर। अभी मैं वो बात समझाऊंगा कि कैसे जो है एन फैक्टर वेरी कर सकता है, या रहने दीजिए, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। सिंपली आप लोग समझिए कि जितने H प्लस दे रहा है किसी रिएक्शन में वही उसका एन फैक्टर हो गया एसिड के केस में। बेस के केस में देखिए नंबर ऑफ OH माइनस कितना दे रहा है, तो NaOH को अगर हम पानी में डालेंगे तो Na प्लस और OH माइनस मिलेगा, तो एन फैक्टर कितना होगा, 1। क्योंकि एक ही OH माइनस इस बेस ने दिया है NaOH ने, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। MgOH का होल ट्वाइस ले लिया हमने, इसको पानी में डालेंगे तो Mg2 प्लस प्लस 2 OH माइनस, यहाँ पे 2 OH दिख रहा ना, ये 2 OH माइनस निकलेगा तो यहाँ पे एन फैक्टर 2 हो जाएगा। CaOH का होल ट्वाइस में Ca2 प्लस में टूटेगा और OH माइनस 2 OH माइनस दे रहा है, यानी यहाँ भी एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। तो बेस के केस में जितना OH माइनस दे रहा है वही उसका क्या हो जाता है, एन फैक्टर हो जाता है। ठीक है, ये किस लिए मैं एन फैक्टर बता रहा हूँ, जब आप इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर करना पड़ता है। अब मोलर मास अपॉन एन फैक्टर करने के लिए एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी कहाँ है, तो एन फैक्टर हम जो भी रहेगा निकाल लेंगे, इसकी समझ रहेगी। तो अब अगर हमारे पास जब इक्विवेलेंट मास आ जाएगा तो इक्विवेलेंट आ जाएगा ना, या ग्राम इक्विवेलेंस कह लीजिए उसको, या इक्विवेलेंट कह लीजिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट क्या होता है, जो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट अभी मैंने फॉर्मूले में आप लोगों को यहाँ दिखाया ना, इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो पहले एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे और उस जो भी सल्यूट रहेगा उसके मोलर मास से एन फैक्टर को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, इक्विवेलेंट मास आ गया। अब इक्विवेलेंट मास को हम कहाँ यूज कर लेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, या इक्विवेलेंट निकालने में, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को निकालने में। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कितना वेट दिया हुआ है अपॉन इक्विवेलेंट मास से हम डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट मास में फ़र्क है, या इसको ग्राम इक्विवेलेंस कहिए और इक्विवेलेंट मास कहिए इसको। बात समझ में आ रही है। इसी को निकालने के लिए, इस इक्विवेलेंट को निकालने के लिए हमको किस चीज़ की जरूरत पड़ रही है, एन फैक्टर की। अच्छा, इक्विवेलेंट को निकालने से क्या फ़ायदा होगा, हमारा नॉर्मलिटी निकल जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। किसी भी सोल्यूशन का हम नॉर्मलिटी निकालना चाहें तो ऊपर इक्विवेलेंट रखते हैं अपॉन नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इक्विवेलेंट निकालने के लिए, नॉर्मलिटी निकालने के लिए इक्विवेलेंट निकाला, इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमने क्या निकाल लिया, इक्विवेलेंट मास निकाल लिया, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए एन फैक्टर निकाल लिया। बात समझ में आ रही है, बहुत लंबा रिलेशन है। नॉर्मलिटी निकालने के लिए हमने इक्विवेलेंट निकाला, क्योंकि नॉर्मलिटी क्या होती है, इक्विवेलेंट मास अपॉन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे देखा कि इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इसको निकालने की जरूरत पड़ गई। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब एन फैक्टर निकालने के लिए हमको रिएक्शन देख करके समझ में आना चाहिए कितना H प्लस कितना OH माइनस दे सकता है। बस समझ में, एन फैक्टर यहाँ से निकालेंगे तो इक्विवेलेंट मास निकलेगा, इक्विवेलेंट मास निकलेगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकलेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकलेंगे तो हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नॉर्मलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब इससे आसान तरीके से समझाना इसको संभव नहीं है यहाँ पे। अगर आप लोग समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो भी एक आध बार 2 बार प्रयास करिए, पीछे बैक कर करके समझ में आ जाएगा। तो एसिड के केस में एन फैक्टर दिखा दिए कैसे निकलता है, बेस के केस में एन फैक्टर कैसे निकलता है ये भी बता दिए, कितना OH माइनस दे रहा है। ठीक है, एन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। केस 3, साल्ट के केस में, साल्ट क्या होता है, एसिड का अनायन, जैसे NaCl में सोडियम क्या होगा, सॉरी HCl में क्लोरीन क्या होगा, अनायन होगा। HCl एक एसिड है तो क्लोरीन का Cl माइनस निकलेगा, H प्लस निकलेगा उसमें से पानी में, तो
तो Cl माइनस क्या है, अनायन, और बेस का कटायन NaOH बेस होता है, तो Na प्लस उसका क्या हो गया, कटायन हो गया। यानी कि जब एसिड का अनायन और बेस के कटायन मिक्स होते हैं, मिलते हैं, तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। यानी कि Na कहाँ से आया होगा, NaOH से आया होगा, Cl कहाँ से आया होगा, HCl से आया होगा, ठीक है ना। और दोनों का ये Na प्लस जो होगा कटायन होगा, ये बेस से आया है, तो बेस का कटायन एसिड का अनायन मिलकर के क्या बना देते हैं, साल्ट बना देते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हो गई, बहुत है, ठीक है। चलिए, सॉल्ट क्या होता है, साल्ट के केस में क्या होता है, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड इट्स एन फैक्टर। इसमें पॉजिटिव जितना चार्ज होगा उसको एन फैक्टर कह दीजिए, या नेगेटिव जितना चार्ज होगा उसको एन फैक्टर। अब Na प्लस Cl माइनस के फॉर्म में होता है, ये आपस में जुड़े होते हैं, तो एक ही पॉजिटिव होगा ना, तो एक हो गया एन फैक्टर। अगर नेगेटिव टर्म में लेंगे तो भी एक ही नेगेटिव है, तो एन फैक्टर 1 हो गया। KCl के भी केस में क्या हो जाएगा, K प्लस एक ही पॉजिटिव चार्ज है, तो एन फैक्टर 1 हो गया। MgCl2 Mg2 प्लस होगा और Cl माइनस होगा, यानी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, +2, और Cl माइनस पे एक माइनस है और 2 Cl है, इसलिए इस पर -2 का चार्ज हो गया। तो या प्लस से ले लीजिए या माइनस से ले लीजिए, बात एक ही है। एन फैक्टर इन दोनों केसेस में क्या आएगा, 2। Al2SO4 का होल थ्राइस, इस केस में टोटल पॉजिटिव चार्ज देखिए या नेगेटिव चार्ज देखिए। हम जानते हैं सल्फेट आयन पे -2 का चार्ज होता है, तो -2 × 3 -6, यानी एन फैक्टर 6 आना चाहिए। एन फैक्टर को माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, एन फैक्टर सिंपली मैग्नीट्यूड एक है, नंबर है, उसको माइनस प्लस से कोई फ़र्क नहीं होता। या Al का हम जानते हैं कि +3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और कितने Al हैं, 2, तो 2 × +3 कितना हो जाएगा, प्लस का 6, यानी कि प्लस चार्ज कितना है इसमें 6, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 6। Al2Cl6, इसका भी, इसमें 2 एल्यूमिनियम है, तो 6 ही होगा एन फैक्टर। क्लियर है। अच्छा, नोट, इन केस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट वी विल सी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन द रिएक्शन। अगर हमारे पास कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का केस आ जाता है, उसकी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, जो अब बता रहे हैं हम, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं ताकि आप लोगों का नॉलेज इन्हांस्ड हो जाए। अभी तक एसिड बेस और साल्ट का जो केस बताए हैं, अगर इतना आप समझ गए तो बहुत कुछ समझ गए। अगर हमारे पास क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये समझ जाएंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। कोई भी कॉन्सेप्ट ख़राब नहीं होता है, आप समझते जाइए, पढ़ते जाइए। तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी खुद रिड्यूस हो जाता है। तो KMnO4 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको अगर एसिडिक मीडियम में मिल जाए तो ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है Mn2+, या यहाँ पे 2+ की जगह आप O2- को ले आकर के अटैच करके MnO लिख सकते हैं, मैंगनीज ऑक्साइड लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो पोटेशियम पर मैंगनेट है वो क्या होता है, H+, यानी एसिड की प्रेजेंस में अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, +2 वाले आयन में। क्यों, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे देखिए कितना होगा, निकालिएगा, +7 आएगा, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर इसीलिए ज़रूरी है, जगह जगह ज़रूरत पड़ती है। जिस बच्चे को नहीं आता है वो उस सब चीज़ों पे, बेसिक्स पे मेहनत करे। तो यहाँ पे कितना होगा, +7, ठीक है। और यहाँ से ये किस में चला गया, +2 में, यानी कितना इसमें से पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, +7 से +2, 5 का इसमें पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, डिक्रीज़ हुआ, यानी इसका रिडक्शन हो गया। तो कितना रिडक्शन हुआ, -5, मतलब 5 माइनस हुआ, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। अच्छा, KMnO4 ही ले, बेस की प्रेजेंस में अगर हम इसको रख दें तो ये अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा, K2MnO4, यानी यहाँ पे तो +7 था और यहाँ पे कितना हो गया, +6 हो गया, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालने आता होगा तो बहुत दुखदायक है। +7 से +6 पे चला गया, क्या हुआ, इसका रिडक्शन कितना हुआ, 1, तो वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में तीसरा, KMnO4 को अगर हम न्यूट्रल मीडियम में ले लेते हैं, ये सब रिएक्शंस आगे पढ़ेंगे हम लोग, डी ब्लॉक में पढ़ेंगे तो समझ में अच्छे से आएगा। तो KMnO4 को हमने न्यूट्रल मीडियम में ले लिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, MnO2 में। अब MnO2 में क्या हुआ, यहाँ पे +7 था और यहाँ पे +4 है ऑक्सीडेशन नंबर, तो 7 से +4 पे जाएगा, तो 3 का उसमें क्या आया, रिडक्शन आया ना, तो इसका एन फैक्टर 3 हो जाएगा। अगर ये बात जिसने समझ ली वो समझिए कि काफ़ी अच्छा है पढ़ने में, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। अब आ जाइए, नॉर्मलिटी अभी हमने क्या बताया है कि इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज इक्वल टू, अच्छा इक्विवेलेंट के लिए क्या बताया था, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, जैसे मोल को हम
क्या लिखते हैं, वेट अपॉन मोलर मास लिखते हैं। वैसे ही इक्विवेलेंट को क्या लिखते हैं, वेट अपॉन क्या है, इक्विवेलेंट मास। अच्छा, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम यहाँ पे रह गया, ठीक है ना। अच्छा, इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें और देखें तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है ना। तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर जब रखेंगे इसमें तो वेट ऊपर रहेगा, इसकी जगह मोलर मास अपॉन एन फैक्टर जो नीचे आएगा वो तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और वॉल्यूम को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। ये यानी कि इसको हम, इस चीज़ को हम इसमें इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे एक रिलेशन मिलेगा। हम जानते हैं कि मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मोलर मास, और वॉल्यूम तो यहाँ पे है ही है। तो वेट अपॉन मोलर मास मोल हो गया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ये पीछे आ गया, तो मोल्स अपॉन लीटर क्या हो जाता है, मोलैरिटी हो जाता है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी लिख सकते हैं। अब मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, वेट अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ये मैंने जो अभी बताया है उसको बताया। अब इसको वेट अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर, मोलैरिटी रख देंगे इसकी जगह पे, तो नॉर्मैलिटी जो हमारा यहाँ से ये रिलेशन आ रहा था नॉर्मैलिटी का, तो इतनी जगह पे हमने क्या रख दिया, मोलैरिटी रख दिया, तो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, इसका हमने यूज कर लिया था इस रिलेशन का, इसमें इस टर्म की जगह हमने क्या रख दिया, मोलैरिटी रख दिया। तो नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, ये देखिए, ये रिलेशन याद रखिए आप लोग, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। चलिए, अच्छा, तो नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। अच्छा, एक चीज़ और है, इक्विवेलेंट पर लीटर क्या होता है, नॉर्मैलिटी होता है। तो नॉर्मैलिटी की जगह हमने क्या लिख दिया, इक्विवेलेंट पर लीटर वॉल्यूम। अच्छा, इज इक्वल टू मोलैरिटी की जगह क्या रख दिया, मोल पर लीटर, ठीक है, और इंटू एन फैक्टर, यानी कि ये वाला रिलेशन हमने उठाया, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, उसको हमने उसके फॉर्मूले में रख दिया। नॉर्मैलिटी की जगह क्या रखा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज इक्वल टू, मोलैरिटी की जगह क्या रख दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना, इंटू एन फैक्टर है, तो एन फैक्टर को एज इट इज़ हमने लिख दिया है। तो अब देखिए यहाँ से क्या रिलेशन आया, ये और ये कट जाएंगे, ठीक है। अब बचा क्या है, इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। अब यहाँ से एक नया रिलेशन और मिल गया, यानी कि नॉर्मैलिटी मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, और इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर, ठीक है ना। तो हर जगह एन फैक्टर का आपको यूज होगा, तो एन फैक्टर जो अभी समझाए हैं वो समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार बैक करके आप देखिए। और अब हमारा स्टार्ट होता है फॉर्मेलिटी, लेकिन अब टाइम की कमी है थोड़ी, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को